चलो चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग पॉलिटी का ही चैप्टर हम लोग फिर से करवाएंगे, जो हमने लास्ट जो हमने करवाया था लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, वो था प्रेसिडेंट, है ना। तो आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने लास्ट क्लास में जो भी जो बेसिक जो नॉलेज था रिगार्डिंग दी पॉलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, जितने भी हमारे डेमो क्लासेस हो रहे हैं उनको ऐसा डेमो क्लास मत लीजिए। जितने भी हम करवा रहे हैं वो जैसे हम क्लासेस में करवाते हैं ऐसे ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए उसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है जो भी अब तक क्वेश्चन हमने करवाए हैं, जो भी हमने अभी आज डिटेल्स हमने बताए, ठीक है। तो आज जो है हम प्रेसिडेंट को ही फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का हम स्टार्ट कर दिया था। तो हमने प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीजें हमने याद रखा था। सबसे पहले हम प्रेसिडेंट का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट बेसिकली क्या है, एक एग्जीक्यूटिव हेड है। अगर हम बात करेंगे तो क्या है, एक एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है। प्रेसिडेंट इज एन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड मतलब मैंने आपको कल बताया था कि जितने भी सारे फॉर्मल काम होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो साइन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो इसीलिए उसको एग्जीक्यूटिव हेड एग्जीक्यूट करता है जो, ठीक है। आपने कल हमने ये भी बताया कि लोकसभा राज्यसभा का जो बिल है उस पे साइन किसकी जरूरी है, याद रखिएगा, किसका जरूरी है, प्रेसिडेंट का। तो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव हेड है। लेकिन एक बात यहां पर आ जाती है कि हमारे यहां पर प्रेसिडेंट जो है बस एक नाम का ही है ना। तो इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल हेड और टिटुलर हेड, ठीक है। बस एक टाइटल है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कोई, तो अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछे तो अगर टाइटल ही है तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। क्योंकि ऑफिशियली जो भी सिग्नेचर होते हैं वो तो प्रेसिडेंट के ही होते हैं, लेकिन कौन बनेगा आपका यूपीएससी का चेयरमैन, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, ये सारी बातें जो है कौन करता है, पीएम करता है, प्राइम मिनिस्टर। इसी वजह से आपको याद रखना होगा कि रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, पीएम है, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, पीएम है। अभी मैंने आपको जब सिलेबस का लिखवा रहा था तो आपको पता होगा कि मैंने पीएम और सीएम एक साथ लिखवाया था, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमको स्टेट में, क्योंकि आपका जो जीएस है वो बहुत वास्ट है, लेकिन इसको कम टाइम पे, क्योंकि 10th को सीएसएल का एग्जाम भी है 10th में को, तो कैसे हम इसको शॉर्ट में और जल्दी कर सके, तो वो हो गया कि आपने इसको पढ़ा कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है। और मैंने आपको बताया था जैसे सेंटर होता है वैसे स्टेट भी होता है। तो सेंटर का ये काम है, प्रेसिडेंट पीएम सेंटर में होता है। तो अगर कोई पूछे कि स्टेट में क्या होगा, स्टेट में, तो देखिए स्टेट जो है, स्टेट में अगर कोई बोले भाई एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, एग्जीक्यूटिव हेड, तो आंसर होगा गवर्नर, क्योंकि प्रेसिडेंट इज इक्वल टू गवर्नर। आप सिलेबस देखिए, मैंने आपको प्रेसिडेंट डैश मतलब एक स्लैश दिया था, फिर आपका लिखा था वाइस प्रेसिडेंट, फिर गवर्नर लिखवाया था। मतलब ये तीनों एक जैसे ही है ना। तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, गवर्नर। अगर कोई पूछे रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो आंसर होगा तब सीएम हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नर भी एक टाइटल है, एक क्या है, नॉमिनल हेड है। इसका उतना कोई पावर नहीं है, ठीक है। स्टेट में पावर किसका है, चीफ मिनिस्टर का है। तो अगर मैं सेंटर में कहूं तो पीएम का है। तो मोदी जी जो है वो सेंटर में और पेमा खांडू जी जो है वो किसमें है, स्टेट में है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो ये हो गया बात, ठीक है। चलो, तो ये तो ऐसे समझाने की बात थी ताकि आप क्लैरिटी आ सके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका नॉमिनल हेड हो गया, रियल एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। अगर कोई बोले हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, तो आंसर क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। मतलब अगर किसी भी स्टेट का 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज, जितने भी सारे हमारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, उसका हेड कौन है, तो आंसर होगा सीएम नहीं, गवर्नर नहीं, कौन होगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख रहा हूं, तो याद रखिएगा, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है, क्योंकि जब भी स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्रेसिडेंट रूल चालू होता है ना। इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी तो होता है, तब प्रेसिडेंट करता है। तो हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कोई पूछे कि भाई सुप्रीम कमांडर, इसको डबल स्टार मार्क
करके रखिए, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कौन है? सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस कौन है? अगर कोई आपसे पूछे तो आंसर होगा प्रेसिडेंट है। अभी सुप्रीम कमांडर जो है क्या है आपके, मतलब सुप्रीम कमांडर मतलब किसका? आर्म फोर्सेस, मतलब नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन सब का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, सब कुछ का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, इन सब का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। तो इसको याद रखिएगा, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। मैं इसको मार्क कर रहा हूं बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एपीएसएसबी का। आपको सीएसएल में बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे। अब बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे इसका मतलब बेसिक पढ़ के जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ के जाइए। घुमा दिया तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है तब, है ना? तो थोड़ा सा एडवांस पढ़ के जाने में कोई खतरा नहीं है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये था हमारा, क्या था आपका प्रेसिडेंट का। ठीक है, अगर कोई पूछे भाई ये जो प्रेसिडेंट है ये सब किस पार्ट में आते हैं, अगर हम पार्ट याद रखेंगे तो आपका पार्ट 5 में आता है ये। ठीक है, पार्ट 5 में आता है। ठीक है, अगर कोई पूछे भाई कौन से आर्टिकल्स में आते हैं आर्टिकल्स में आते हैं तो आर्टिकल 52 से प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 2 से प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? 52 to 62। ठीक है, 52 to 62 ये होता है आपका प्रेसिडेंट का टोटल आर्टिकल्स। ठीक है, लेकिन और भी कुछ आर्टिकल्स होते हैं, सिर्फ यही लिमिट नहीं है, तो हम उसको करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, समझ में आ गया? आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है इससे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखना है आपको, क्या कि हमने कल करवाया था कि भाई एज, मिनिमम एज कितना था? 35। हमने बताया था 35 इयर्स एक ऐसा है जो कि सबका कॉमन है। ये ट्रिक है, आपको याद रखना है। बस पीएम को छोड़ के बाकी सबका 35 इयर्स, तो आपको याद रखना है। अगर कोई पूछे कि टर्म कितना है बताओ, टर्म, तो टर्म कितना है तो आपको क्या बोलना है? टर्म 5 इयर्स है। अच्छा, टर्म जो है 5 इयर्स है, वेरी गुड। तो ये क्या बढ़ सकता है? तो बढ़ सकता है, जितनी बार वो जीतेगा उतनी बार वो बढ़ेगा। ठीक है, हमारा यहाँ पर हर एक पोस्ट जो है वो इलेक्टेड होता है, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे पीएम हो, सब इलेक्टेड होता है। ठीक है, समझ में आ गया? दो बातें अभी आपको याद रखनी है यहाँ पर। मैं इलेक्शन के बारे में करवा चुका हूँ, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, इलेक्शन का शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, कल मैंने डिस्कस कर लिया है, तो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। अभी देखो, इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे तो इलेक्शन दो तरह के होते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, याद रहेगा। अभी देखो, जो डायरेक्ट इलेक्शंस क्या होता है, ऐसे जो पोस्ट जो कि भारत में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पावरफुल है, ऐसे पोस्ट का जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन ही होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंसेस क्या है समझने से पहले आप समझ लीजिए, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, जैसे कि सेंटर में अगर बात करें तो पीएम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पीएम का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होगा, मतलब हम करेंगे उसका इलेक्शन। ठीक है, दूसरी बात, अगर स्टेट में सबसे पावरफुल कौन है? सीएम है, तो सीएम का इलेक्शन हम ही करते हैं, मतलब स्टेट के लोग, वही लोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने जो इंपॉर्टेंट है हमने उनको चुन लिया है, इलेक्ट कर लिया है, हमको ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, हमने, पब्लिक ने इनको इलेक्ट कर लिया है। ठीक है, वोट देकर इनको जिताया, इनका काम है बाकी का काम संभाले। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा, ये सारे जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस में आते हैं। यहां पर हमारा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, यहां पर हमारा कोई हाथ नहीं है। ये पीएम और बाकी जो भी है सेंटर में, ये सब इलेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इसका मतलब सीधा सा एक डेफिनेशन है डायरेक्ट का, जहां पर पब्लिक वोट दे डायरेक्ट, जहां पर नहीं दे इनडायरेक्ट। समझ में आ गया? तो प्रेसिडेंट का भी हमने कल देखा था कि हम यहां पर कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, पीएम का क्या होता है? लोकसभा इलेक्शन होता है, हर 5 साल के बाद लोकसभा इलेक्शन होगा तो पीएम का इलेक्शन होगा। हर 5 साल के बाद स्टेट में विधानसभा इलेक्शन होगा, तो मतलब सीएम का इलेक्शन होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये पावर है कि हम 5 साल के बाद किसी को भी चेंज कर सकते हैं।
तो ये सिर्फ हमारे ऊपर, मतलब हम डिसाइड करेंगे, यहाँ पर हमारा डिसीजन नहीं चलता है, ठीक है। समझ में आ गया। हमने रिप्रेजेंटेटिव और एमएलए है, अब एमएलए क्या काम करेगा कैसे करेगा वो तो हमको बताना नहीं है। हमने एमएलए को इलेक्ट कर लिया, अब देख लो तुम अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो 5 साल के बाद तुमको भी निकाल देंगे, है ना, वोट देकर, ठीक है, वोट नहीं देंगे। समझ में आ गया ये वाला पार्ट। अभी देखो इलेक्शन के बारे में अगर बात करेंगे, हमने बताया था कि इलेक्शन कैसे होता है, तो 2 प्रोसेस थे जिसको हम इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जानते हैं, ना, इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जानते हैं। जो भी स्टूडेंट सीएसएल को छोड़ के सीजीएल देंगे उनके लिए एक और, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कल हमने बताया था, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हर एक अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंट करता है। अब इसको बस इतना समझिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये किसके रिगार्डिंग है, ये आपका प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग है। एक और नाम आया था सीजीएल के लास्ट ईयर नहीं 2022-23 के क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनमें से किसका होता है। ऑप्शन थे पीएम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। तो आंसर क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट। पीआर जो है 2 आदमी करता है, पीआर से 2 आदमी का होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से 2 आदमी का इलेक्शन होता है, एक प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस सेम ही है। समझ में आ गया ये वाला, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हमको पूछा गया कि भाई सैलरी, कल हम बता चुके थे, तो सैलरी कितना होगा, 5 लाख। देखो सैलरी नहीं पूछते हैं, मुझे बाकियों की सैलरी भी नहीं पता, सबसे बड़ी बात है। ये 5 लाख है, थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सबसे ज्यादा यही है, तो महीने में 5 लाख तो 5 लाख है, लेकिन हमें ये याद नहीं रखना है कितना, क्योंकि सैलरीज नहीं पूछता एपीएसएसबी। क्या पूछता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में ज्यादातर सैलरीज नहीं पूछते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन डिसाइड करेगा कि 5 लाख होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो इनकी भी सैलरीज बढ़ानी होती है, तो कभी बढ़ जाती है कभी कम भी हो सकती है, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, कौन डिसाइड करेगा। तो आंसर होगा पार्लियामेंट विल डिसाइड, ठीक है, पार्लियामेंट विल डिसाइड कि कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, पार्लियामेंट, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखना है, ये जो सैलरी है ये कहां से इनको मिलता है, तो सैलरी मिलता है हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मिलता है। ये आर्टिकल 266 में ये मेंशन्ड है, सब क्लॉज 1 में, कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। अब ये फंड कौन सा फंड है, हम जो भी टैक्स पे करते हैं ना, वो टैक्स जो पे करते हैं वो यहाँ आके कलेक्ट होता है, और इन्हीं टैक्स में से हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और इसी टैक्स में से इन सबको सैलरी भी मिलती है। समझ में आ गया, तो क्या होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलो समझ में आ गया। तो पीएम, प्रेसिडेंट, ये सब जितने भी सारे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर को छोड़ के बाकी सब जितने भी सारे हैं, ये सबको क्या, कहां सैलरी मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर कोई पूछे इनका पेंशन कहां से मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो पेंशन कहां से मिलेगा, तो आंसर होगा पेंशन भी इनको यहीं से मिलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही मिलेगा। समझ में आ गया। तो अभी ये हो गया हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको याद रखिए। क्वेश्चन पूछते हैं तो याद रखिएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन डिसाइड करेगा, तो आंसर होगा पार्लियामेंट विल डिसाइड। और कहां से मिलेगा, फंड से मिलेगा, ठीक है। हमारे टोटल 3 फंड है, हम बाद में क्लास में करवाएंगे, अभी बस इसको याद रखिए। ये फंड क्या है, हमारे टैक्स कलेक्ट होते हैं, जितने भी जो भी चीज हम खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, जीएसटी, है ना। कितने तरह के जीएसटी है, 4 तरह के, रिसेंटली चेंज हुआ है ना सितंबर 2025 में। तो क्या क्या है वो, 0% है, 5%, फिर आपका और क्या 18% है, और एक 40% है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 4 जीएसटी है, वो इकोनॉमिक्स के क्लासेस में हम करवाएंगे इसको, जीएसटी का चैप्टर। तो फिलहाल के लिए अभी इसको याद रखिए, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पेंशन तो हो गया, पेंशन के बाद एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि क्या हम प्रेसिडेंट को निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल, इसको थोड़ी अच्छी भाषा में इम्पीचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। क्या हम इसको इम्पीच कर सकते हैं क्या, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 61 में लिखा है, ठीक है, आर्टिकल 61 में लिखा है।
क्या हम उनको इम्पीच कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं प्रेसिडेंट को? तो आंसर होगा हाँ, निकाल सकते हैं, प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे प्रेसिडेंट? सबसे पहले प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ? रिजाइन करना चाहता हूँ, तो रिजाइन किसको करेगा वो? तो आंसर होगा वो रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को करेगा। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, रिजाइन किसको करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को करेगा, कि मैं कल से नहीं आऊंगा, ये मेरा लेटर है, मैं रिजाइन कर रहा हूं। तो किसको करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अभी देखो, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो किसको करेगा? प्रेसिडेंट को। अब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है, समझ में आ गया? मतलब दोनों को रहना होगा कि प्रेसिडेंट ने क्या क्या किया कि उसको रिजाइन करना है, तो उसने वाइस प्रेसिडेंट को कर दिया। ठीक है, अभी हम अगर वाइस प्रेसिडेंट को कभी रिजाइन करना हो तो वो प्रेसिडेंट को करता है, यही रूल है, दोनों एक दूसरे को रिजाइन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं क्या? इम्पीच कर सकते हैं क्या? रिमूव कर सकते हैं? तो आंसर होगा रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एकमात्र वायलेशन होगा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन होता है तब। तो उसने कुछ गलत काम कर दिया, इंपॉर्टेंट जो हमारे सीक्रेट्स जो है वो किसी देश को दे दिए, या वो काम मेंटली मतलब वो डिस्टर्ब्ड है, या फिर काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, फिजिकली वो एबल्ड नहीं है, तब उसको हम निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने का एक प्रोसेस है, बस आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि सीएसएल में इतना डेप्थ तो नहीं पूछेगा। पहले प्रूफ करना होगा कि भाई उसने गलत काम किया है, उसने वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है, तो उसको पहले प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ कैसे करेंगे? पार्लियामेंट में प्रूफ होगा पहले। तो पार्लियामेंट पहले प्रूफ करेगा, इसको भी बुलाएगा प्रेसिडेंट को कि आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। अगर प्रूफ हो गया तो इसको निकाल दिया जाएगा, ये आर्टिकल 61 में ऐसा लिखा हुआ है। अगर प्रूफ हो गया तो निकाल दिया जाएगा, अगर नहीं प्रूफ हुआ कि नहीं है तो ठीक है, ये तो पागल भी नहीं है, कोई गलत भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं किया, तो इसको वापस एज इट इज जो जिस पोस्ट में था उसी पोस्ट में उसको बिठा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रूफ कौन करता है? पार्लियामेंट प्रूफ करता है, मतलब कोर्ट में नहीं होता है इसका जजमेंट, इसका जजमेंट पार्लियामेंट में होता है। ठीक है, ये याद रहेगा। तो रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पावर्स की, तो प्रेसिडेंट के दो पावर, वैसे तो बहुत सारे पावर्स हैं, प्रेसिडेंट के दो पावर्स आप बड़े अच्छे से याद रखिए। सीएसएल में लास्ट ईयर टीसीएल के एग्जाम में भी ये पूछा गया था, बड़े ध्यान से याद रखिएगा। देखो, अगर हम इसको पावर्स के बारे में बात करें, दो पावर्स है इसकी, एक है आपका पार्डनिंग पावर और दूसरा है आपका ऑर्डिनेंस पावर। देखो, अभी सबसे पहले है पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में लिखा है, इसको याद रखिए। पार्डनिंग पावर किसे कहते हैं? जब एक आदमी को सजा हुई और उसको सजा में क्या मिला, क्या हुआ? उसको फांसी की सजा मिली, लाइफ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस मिला है। ठीक है, ये पूरी वो उसको फांसी की सजा होगी। तो उस जो आदमी है, जो कल्प्रिट है, जिसको सजा कोर्ट ने सुनाया है, उसका सजा सुनाने के बाद उस आदमी के पास एक फाइनल ऑप्शन रहता है, वो है प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन लिखता है और बोलता है कि मेरी सजा माफ कर दी जाए, या मुझे लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट, मैं पूरी जिंदगी जेल में रहूंगा, वो मुझे कर दिया जाए, लेकिन फांसी से मुझे मुक्त कर दिया जाए। अभी प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। तो प्रेसिडेंट ऑब्वियसली प्रूफ करेगा, पहले देखेगा, समझेगा, फिर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पार्डनिंग पावर होती है, और एक के पास होती है, हम बाद में पढ़ेंगे। तो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इसके हेल्प से उसको माफ भी कर सकता है, अगर किसी को फांसी की सजा हुई है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया। ऑर्डिनेंस पावर क्या होता है? ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 1, 2, 3 में है। ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा। ऑर्डिनेंस पावर क्या होता है? 1, 2, 3 में है। हमने कल एक बात इंपॉर्टेंट चीज करवाई थी कि जो पार्लियामेंट में 3 चीजें हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना, इन तीनों से ही पूरा पार्लियामेंट बनता है।
और तीनों को मौजूद रहना होगा। लेकिन ऐसे भी हो सकता है, हाँ, ये जो ना एडमिशन को मांगे जाए तो ये जो सीजीएल इसका मतलब सेम है बोलेगा ना। इसको रुकिए, मैं आ रहा हूँ, मैं क्लास खत्म होने वाला, इसको रख दीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके चलो, तो अभी इसमें अभी क्या आ जाता है कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी क्या हो जाता है कि इन दोनों में मान के चलो एक गायब है, लोकसभा नहीं है, ठीक है, लोकसभा एब्सेंट है, नहीं लिख ही देते, लोकसभा एब्सेंट है या राज्यसभा एब्सेंट है या दोनों ही एब्सेंट है, ठीक है, दोनों ही एब्सेंट है। ऐसे में क्या होगा कि प्रेसिडेंट को एक डिसीजन लेना है। क्यों डिसीजन लेना है? कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, देश में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट, एक कुछ भी इमरजेंसी स्टार्ट हो गया या कुछ ऐसा कुछ हो गया है जो कि उसको अब भी डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर वो डिसीजन नहीं लेता है तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रेसिडेंट को लेना ही पड़ेगा, नहीं तो देश की हालत खराब हो सकती है। लेकिन प्रेसिडेंट अकेला डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि उसको तीनों की जरूरत है। प्रेसिडेंट भी रहेगा, ये भी रहेगा, राज्यसभा भी रहेगा, लोकसभा भी रहेगा, तीनों का रहना जरूरी है। अब ऐसे में लोकसभा एब्सेंट है तो वो कैसे डिसीजन ले, या राज्यसभा एब्सेंट है या फिर दोनों ही एब्सेंट है, तो क्या करेगा अभी? तो तब प्रेसिडेंट अपना ऑर्डिनेंस पावर यूज करेगा आर्टिकल 123 में और बिल पास कर देगा अकेले में ही। आपको पता ही है कि अकेला नहीं करता है, ये दोनों बिल पास करते हैं, इसके पास भेजते हैं और ये फिर साइन करता है और तब एक्ट बनता है, नियम बनता है, रूल बनता है। लेकिन नहीं है, अभी क्या करे, करना ही पड़ेगा, बहुत अर्जेंट है, तब प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस पावर। समझ में आ गया? तो प्रेसिडेंट के पास कौन सा पावर होता है? ऑर्डिनेंस पावर होता है, ठीक है। आपको इतना कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन आर्टिकल्स पूछ सकते हैं, या फिर ऑर्डिनेंस पावर किसका होता है पूछ सकते हैं, पार्डनिंग पावर किसका होता है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स को याद रखिए, ठीक। अब यही पावर एक और आदमी के पास होता है, इसको कहते हैं गवर्नर। तो गवर्नर के पास भी क्या है? पार्डनिंग पावर है, ठीक है। वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 161 में है, ठीक है, आर्टिकल 161 में है। समझ में आ गया? अच्छा, ऑर्डिनेंस पावर भी गवर्नर के पास है, ये भी पावर गवर्नर के पास है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 123, ये हो गया 213, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, आपको याद रखना है, ये क्लियर है? तो पार्डनिंग पावर और ऑर्डिनेंस पावर दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? चलो, तो आप एक बार देख लीजिए, समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए कौन सा समझ में नहीं आया है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से पढ़िए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सीएसएल में पूछ सकते हैं। सीएसएल में वैसे तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन याद रखना है कि छोटा सा छोटा गलती भी, आपका 1 मार्क्स का भी गलती भी बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। 984 पोस्ट है, तो उसके लिए सबको सभी क्या करेंगे? फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, चाहे वो सीजीएल दे, चाहे वो एपीपीएससी का हो, कोई भी हो, वो फॉर्म फिलअप तो करेगा ही करेगा। अभी ऐसे में क्या हो जाता है कि आपके लिए हर एक चीज़ थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ना होगा, क्वेश्चन पेपर चेंज भी हो सकता है। उम्मीद कीजिए कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ हो, एकदम इजी हो गया तो फिर कट ऑफ उतना ही हाई जाएगा, थोड़ा टफ होने से आपके लिए इजी होगा, ठीक है, क्योंकि हम तो प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छा करवाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? लेकिन चिंता मत कीजिए, उतना भी टफ नहीं करवाएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। वो सीजीएल के लिए या फिर एपीपीएससी वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए इतना भी टफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो ये था आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि था प्रेसिडेंट का। क्लियर है? चलो।